Hello everyone. Today we have with us तन्मय काले. तन्मय ने यूपीएससी 2021 की परीक्षा में 230 रैंक हासिल करी है. So तन्मय, many congratulations on such a wonderful success in UPSC. Thank you so much, sir. Okay, and thank you for joining in today. तन्मय, इससे पहले कि हम लोग सेशन की शुरुआत करें, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली कहाँ से हैं, आपने यूपीएससी की तैयारी के बारे में कब से शुरुआत करी और बेसिकली इस तैयारी को लेके मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? सर, मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म उज्जैन जिले में हुआ है और मेरी स्कूलिंग भी केंद्रीय विद्यालय उज्जैन में हुई। उसके बाद उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री अंडर ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। आफ्टर दैट एक्चुअली मेरी जो सिस्टर है वो MPPSC 2016 में उन्होंने क्लियर किया था। तो दैट वाज फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, watching her and her friends who together cleared MPPSC, Okay. and they started working for the government of the state. So after watching their work, I got inspired. But this was one extrinsic motivation. At that point only, I got motivated to prepare for the UPSC. But in the final year of my college, मैं रॉबिनहुड आर्मी, अगर आपने उनका नाम सुना होगा, उनके साथ एसोसिएटेड था। तो वहाँ पे हम जो है एजुकेशन और फूड डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में काम करते थे। तो एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड दैट इफ आई हैव सम सॉर्ट ऑफ power to make decisions or some authority to work for the downtrodden section of the society, then I can make some substantive changes in their lives. तो कुछ चेंज लाने का जो एक होता है अंदर से जिज्ञासा, वो मेरी फाइनल ईयर में जाके एक डेवलप हुई। और उसके बाद जब कॉलेज खत्म हुआ फाइनल ईयर, उसके बाद मैंने डेडिकेटेड अपनी प्रिपरेशन चालू की यूपीएससी की, जिसके लिए मैं दिल्ली भी आया था। बट कोविड के पहले मुझे दिल्ली से वापस आना पड़ा। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ छिंदवाड़ा में जो अभी पोस्टेड है, वहाँ पे 2 साल तक रह के मैंने तैयारी करी। ओके, सो तन्मय काले, मैं देख रहा था कि आपने 2019 में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया. आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था यूपीएससी 2021 वाला? मेरा तीसरा अटेम्प्ट था ये। ओके, और आप पहले के स्टेजेस में किस लेवल तक गए और कहाँ तक आपको सक्सेस मिली? 2019 में मैंने प्रीलिम्स दिया था, पर ओके. उस समय मेरी तैयारी ना तो प्रीलिम्स को लेकर अच्छी थी, ना ही मेंस को लेकर। तो राइट. उस अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। दूसरे अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करी, डेडिकेटेड 1 साल के लिए। पर थोड़ा सीसेट में कॉम्प्लिसेंसी आ गई थी, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होते हुए मैंने मान लिया था कि सीसेट इज अ बिट इजी टास्क, सो आई कुडंट क्लियर द प्रीलिम्स, एंड 0.17 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स साल रह गया था सीसेट के कारण। ओके. Then this was my third attempt, where I prepared thoroughly for mains also and prelims also, and got the result. ओके, सो लगभग आपका 3 साल का यूपीएससी का जर्नी रहा. Right. इस दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ प्लान भी देखना चाहिए, इतना लंबा प्रोसेस है ये, तो कैसे आपने खुद को मोटिवेट रखा कि नहीं, मुझे यूपीएससी ही देना है डिस्पाइट फेलियर इन 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स? Right. एक्चुअली कॉलेज में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, ओके. बट मैंने वो कंपनी ज्वाइन नहीं करी। मैं उसे प्लान बी लेके स्टार्टिंग में चला था, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि एक प्लान बी होना चाहिए। बट जब मतलब पहली बार प्रीलिम्स नहीं निकला तो थोड़ा लगा था बुरा कि हाँ, प्लान बी होना चाहिए, एंड दैट प्लान बी वाज काइंड ऑफ ड्रॉप्ड एट दैट टाइम। बट फिर मैंने वही सोचा कि 1 साल और देना चाहिए, खुद पे भरोसा करा कि 1 साल और प्रिपरेशन अगर अच्छे से करूंगा तो हो सकता है कि हो जाए। और ये रियलाइज किया है मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान कि अगर प्लान बी होता तो थोड़ी सी कॉम्प्लिसेंसी ज्यादा आ जाती प्रिपरेशन में। दैट्स वाई मैंने प्लान बी को ड्रॉप करते हुए इसी के साथ कंटिन्यू करना समझा। राइट. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपका केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच रहा है इंजीनियरिंग के दौरान, और केमिस्ट्री या साइंस की कोई सब्जेक्ट के बजाय आपने सोशियोलॉजी या ह्यूमैनिटीज का मतलब कैसे कंसिडर किया कि मुझे सोशियोलॉजी लेना चाहिए, या फिर साइंस से रिलेटेड कोई ऑप्शनल नहीं चूज करना चाहिए? क्या थॉट प्रोसेस था सोशियोलॉजी के पीछे? कहाँ से आपने बेसिक तैयारी शुरू करी जब दिमाग में आ रहा था कि ऑप्शनल डिसाइड करना है? क्या आपने यूट्यूब के चैनल को रेफर किया, कुछ टॉपर्स के टॉक देखे, या सिलेबस को देखा? व्हाट वर दोज फैक्टर्स? बिकॉज 500 नंबर का ऑप्शनल का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है फाइनल रैंक डिसाइड करने में, सिलेक्शन लाने में. तो आपके पीछे आपके क्या थॉट प्रोसेस था, क्या रैशनल था ऑप्शनल को चूज करने के पीछे? जब मैंने ऑप्शनल, एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि ऑप्शनल की इम्पोर्टेंस कितनी है।
बट जब मैंने कुछ एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी दे रहे थे, मेरी सिस्टर के फ्रेंड थे वो, उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती। जब मैंने पहली बार केमिस्ट्री देखा, केमिस्ट्री का सिलेबस देखा, बट इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग व्हिच आई स्टडीड इन कॉलेज। That's राइट why I decided to go for humanities optional. And even in that, I searched upon two or three optionals like anthropology and PSIR. But sociology struck me especially because, as I told you, when I was working with Robin Hood Army, at that time I got to know about some different dynamics of society, how different families work in different class setup. Uh, फिर मुझे स्लीपी क्लासेस एक्चुअली चैनल रिकमेंड किया गया था एक फ्रेंड के द्वारा। तो मैंने स्लीपी क्लासेस के जो स्टार्टिंग के वीडियोस हैं जिसमें बेसिक्स सर ने कवर किया है वो देखा, एंड सब्जेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। दैट्स वाई मैंने फिर सोशियोलॉजी एज ऑप्शनल अपना डिसाइड किया। राइट राइट। मैं प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपसे समझूंगा, लेकिन मैंने देखा, और आप चूंकि आप हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से भी जुड़े थे, और आपको आई थिंक 179 मार्क्स मिले हैं, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर इन इंटरव्यूज। यस। तो इंटरव्यू को लेके आपने कैसे खुद को प्रिपेयर करा, क्योंकि 3 साल के दौरान जब आप प्री और मेन पढ़ रहे थे, आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, सोशल वर्क से जुड़े हुए थे, तो पैरेलल में कैसे आपने खुद को ग्रूम किया, कैसे तैयारी करी, एंड ड्यूरिंग द लास्ट स्टेजेस कैसे आपने खुद को रिफाइन किया कि आप एक अच्छा इंटरव्यू का स्कोर ला पाए? एक्चुअली जो 2021 का अटेम्प्ट था वो उसके लिए मोस्टली आइसोलेशन में प्रिपरेशन किया था, क्योंकि सेकेंड वेव कोविड की आ गई थी। उसके राइट। बाद ज़्यादा इंटरेक्शन किसी से करने का मुझे मौका मिला नहीं था। तो स्टेज बाय स्टेज इसको लेके चला मैं कि पहले प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, देन विल फोकस ऑन मेंस। हम्म। एंड जब मेंस क्लियर हुआ, जब भी मैंने डेडिकेटेड इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन चालू की। सो हम्म। आई वाज इन दिल्ली दैट टाइम। आई वाज कनेक्टेड विद मेनी group of aspirants who were also giving the interviews, and we had regular discussions there. And I thoroughly studied many newspapers, many current events, developed my point of view on that current events, and developed sociological point of view on some current events. So in this way, I prepared for the interview, ओके। and yeah, also attended some mock interviews for practice. So in this way, I can say that I prepared for the interviews. ग्रेट ग्रेट। तन्मय, एक और चीज की, prelims is getting a little trickier this year from last couple of years, and also क्योंकि मेजॉरिटी जो है जनता वो यहीं पे एलिमिनेट हो जाती है। आपने, ये आपका तीसरा प्रीलिम्स था, आपने स्टार्टिंग के 2 प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी, और फाइनल स्टेज में क्या ऐसा डिफरेंट था जो स्टार्टिंग के 2 स्टेजेस से अलग था, और जिसकी वजह से आप प्रीलिम्स इस बार क्लियर कर पाए, अच्छे से क्लियर कर पाए और मेंस लिख पाए? जो मेरी पहली प्रीलिम्स थी उसके लिए मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी। मैंने केवल सब्जेक्ट्स पढ़े थे, मुझे अच्छे से सब्जेक्ट रिवाइज नहीं थे। बट जब सेकंड जब प्रीलिम्स दी थी तो जीएस का कट ऑफ आई वाज एबल टू क्लियर। सो एट दैट टाइम आई फोकस्ड ऑन द स्टेटिक द मेजर सब्जेक्ट्स which is economy, polity and environment. These were the major subjects which I focused on. Otherwise also I was very much comfortable with history, geography, and I did map work thoroughly. ओके। And 2020 में मैप बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। सो वही था कि स्टिक टू द बेसिक्स वाला जो फॉर्मूला था वो अपनाया, कि जो बेसिक बुक है उनको रिफर किया, एनसीईआरटीज बार बार रिवाइज की, जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार की, और डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के 2 महीना पहले बिल्कुल मेंस का पढ़ना छोड़ दिया गया। थॉरोली प्रीलिम्स का पढ़ा, मॉक टेस्ट अपने कंफर्ट के हिसाब से दिए, स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में दिए, और वही था कि बेसिक्स जितनी बार रिवाइज कर सको उतनी बार रिवाइज करने की कोशिश की, और उसका जो है यहाँ पे फायदा हुआ। सेम तो 2021 अटेम्प्ट में भी था कि वही है कि बेसिक्स को लेके चलेंगे, भले करंट अफेयर कितना भी आप पूछा जाए, वो लिंक तो होता है स्टेटिक से ही। ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जब एनालाइज किया तो रियलाइज किया था। तो वही था कि बेसिक बुक को जितनी बार रिवाइज कर सको उतनी बार किया। और ये जो 2 महीने का प्रीलिम्स के पहले का समय होता है, इसमें अपने नोट्स को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की, कि अगर आखिरी के 5 दिन बचते तो उन 5 दिन में मैं सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर पाऊँ। और मेजर फोकस मैंने उन सब्जेक्ट्स पे किया जो मुझे ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहते हैं, जैसे एंशिएंट और मिडाइवल हो गया। एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री जो है मैं 10 दिन से ज्यादा जनरली याद नहीं रख पाता हूँ, तो मैंने प्रीलिम्स के 5 दिन पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया, और उसका मुझे फायदा प्रीलिम्स में मिला। और बाकी जो साल भर से स्टैटिक इन 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ते आ रहे थे, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट में,
वो रिवाइज करते गए, टाइम एंड अगेन रिवाइज किया, तो वो चीज वहाँ पे काम आती है। ओके। आपने मॉक टेस्ट कितने लगाए इसके लिए, उनका क्या बेसिकली सॉर्ट ऑफ रोल रहा फाइनल डी डे जब आप प्रीलिम्स दे रहे थे 2021 का? कितना कंफर्टेबल उन्होंने आपको किया, कैसे आपने मॉक्स को एनालाइज किया जब आप लगा रहे थे, और कितने टोटल लगाए पूरी तैयारी के दौरान? मॉक्स को मैंने एनालाइज 3 डायमेंशंस पे किया। ओके। पहला ये कि मैं एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है या फिर मेरे को ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं ताकि एक मार्जिन क्रिएट हो। राइट। तो इसमें मैंने रियलाइज किया कि एक्यूरेसी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, हम्म। मुझे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते थे जाके मार्जिन एक रहे मेरे पास एरर का। तो राइट। फर्स्ट थिंग मॉक्स ने मुझे इसमें हेल्प की। सेकंड, टाइम टाइम मैनेजमेंट में डेफिनेटली मॉक्स ने हेल्प की है। मॉक्स में जनरली 1.5 घंटे में पूरा पेपर एक बार हर क्वेश्चन कवर हो जाता है। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर मैं एलिमिनेशन वाली टेक्निक से या फिर कैलकुलेटेड गेस से कर पाऊँ तो वो कर देता था। उसको सेकेंड टाइम रिवाइज नहीं करूँ क्योंकि वो गोला भरने में थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद प्रेशर में आपका दिमाग उतना नहीं चल पाता जितना आप फर्स्ट टाइम में चलाते। तो सेकेंड चीज मैंने मॉक से ये रियलाइज की। थर्ड चीज मैंने ये देखा कि मेरा स्टैटिक पोर्शन में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। मैं ये ट्राई करता था अगर 40 से 45 क्वेश्चन मॉक्स में ऐसे पूछे हैं जो स्टैटिक हैं, एकदम डेफिनेशन बेस्ड है, आपको पता होने चाहिए, उसमें मिनिमम 2 या 3 गलत हो। तो इन 3 चीजों पे फोकस करके मैंने मतलब मॉक्स की अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। ग्रेट। सो ये तो बात रही प्रीलिम्स की। मेंस में आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा उसका रोल है। आपने कब से शुरू करा? क्योंकि कुछ लोग तैयारी शुरू करते ही बोलते हैं कि आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो आपने जीएस के पेपर्स के लिए, एसए के लिए और ऑप्शनल के लिए कब से आंसर राइटिंग शुरू करी? क्या किसी को सिलेबस पूरा एक बारी खत्म कर लेना चाहिए, या फिर तैयारी के साथ साथ पैरेलल में थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करें, ताकि एक सॉर्ट ऑफ एक कंफर्टेबल हो जाए लिखने के लिए, टाइम बाउंड तरीके से अपने आंसर को स्ट्रक्चर करने के लिए? आपका क्या मतलब इस मामले में सोचना है, और आपने कब से कैसे शुरू किया? एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा था, मुझे ज्यादा पता नहीं था कि आंसर राइटिंग करते कैसे हैं। हम्म। तो जब 2019 का अटेम्प्ट जो दिया था, आई वाज श्योर कि प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। तो उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग कोशिश करना चालू की। ओके। बट मुझे समझ आया कि जब तक मैं पूरा अपना स्टैटिक सिलेबस पोर्शन कवर नहीं करता हूँ, राइट। तब तक आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। सो आई स्टॉप द आंसर राइटिंग देयर एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग थॉरोली फॉर द प्रीलिम्स। बट जब कोविड की फर्स्ट वेव थी तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, तो उस टाइम मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था। एट दैट टाइम मैंने कुछ टेस्ट मार्केट से उठाए, और उसकी हर दिन मैं 3 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलता था कि 3 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करनी है और उन्हीं टेस्ट से इवेल्युएट करना है। तो फर्स्ट मैंने सेल्फ इवेल्युएशन किया। देन मैंने टॉपर्स की कुछ कॉपीज डाउनलोड करी, वहां से क्वेश्चंस उठा के उनके आंसर से कंपेयर किया। जब मुझे रियलाइज हुआ कि कहाँ पे मुझे मतलब डायग्राम्स का यूज करना है या फिर बुलेट पॉइंट्स कैसे बना के लिखना है, तो ये सब मैंने जनरली टॉपर्स की कॉपी से ही सीखा है, अगर सच बताऊं तो। और जब प्रीलिम्स 2020 प्रीलिम्स जो थी उसके बाद जो आंसर कीज थी उनसे मेरा एक्चुअली कट ऑफ निकल रहा था। सो एट दैट टाइम आई वेंट फॉर पेड टेस्ट सीरीज फॉर सोशियोलॉजी एंड एसे। ओके। So that test series helped me in a way, because even if I couldn't clear the prelims, I gave the test series in the stipulated time frame, and I was able to develop. For in the first test, I scored 96 marks out of 250, but last test आते आते मेरा score 150 के around पहुंच गया था. So in दिस that वाज इन phase, I सोशल realized, yeah, दिस वाज इन sociology. सोशियोलॉजी। ओके। Yeah, I did the GS answer writing in the second wave of COVID, ओके। where I got the time to improve some points in GS. So at that time मैंने GS की टेस्ट सीरीज, मतलब एक्चुअली कुछ कुछ कोचिंग्स के रोज एक क्वेश्चन आता है, जैसे इनसाइट्स आईएएस है, वो रोज एक क्वेश्चंस देते हैं। तो उन क्वेश्चन को मैं नोट डाउन करता था। 3 दिन 3 3 क्वेश्चन नोट डाउन करता था। 3 क्वेश्चन का नोट डाउन करके अपना आंसर टाइम फ्रेम लगा के कि 11 मिनट में या 7 मिनट में अकॉर्डिंग टू द मार्क्स करके उन्हीं का जो मॉडल आंसर था उससे इवेल्युएट करता था। इससे मैंने प्रैक्टिस करी और खुद ही रियलाइज किया कि कौन सा पॉइंट ऐड करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। सो दैट हेल्प मी इन द मेंस आंसर राइटिंग पोर्शन। एंड आफ्टर आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स इन 2021, I opted for a paid test series for GS only, not for essay, not for sociology. ओके। ओके। एंड जब लास्ट स्टेज की बात करते हैं इंटरव्यूज में, क्योंकि आपका ये पहला इंटरव्यू था, पहले इंटरव्यू में 179 इज अ वेरी गुड स्कोर। आपके इंटरव्यू में क्या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे जो आपको मतलब चैलेंजिंग लगे, या फिर आप उनका आंसर नहीं जानते थे?
अगर थे तो आपने उनको कैसे हैंडल किया, और ओवरऑल आपका मतलब क्या इंप्रेशन रहा कि यार इंटरव्यू में बोर्ड शायद ये देखता है, या यहाँ पे मैं और अच्छे आंसर्स दे सकता था कि 179 को 200 की रेंज में ला सकता था। आपका बेसिकली एक क्या ब्रॉड ऑब्जर्वेशन है इंटरव्यू को लेके? एक्चुअली मैं जो था लास्ट कैंडिडेट था उस दिन का। ओके। सारे बोर्ड कंबाइंड करके भी मेरा लास्ट ही इंटरव्यू था। ओके। So the interview was very generic. There was almost no question from the extracurricular section, ओके। which was mentioned in the DAF. They asked me questions from the GS part of the syllabus of mains. ओके। There were questions from the national family. Questions were there from my town, hometown Ujjain, and some questions regarding my name. So I would say there was no such tricky questions which I wasn't prepared for. But at the same time, the interview situation was a bit nervous because they didn't ask me to remove the mask and the gloves. So the fog was permanently there on my specs, and it was a bit difficult to answer in such a situation. So because of that, I have forgot some points which I prepared. I thought it would go negative, but at the same time, as the board continued, as the other member asked question, I thought it as कि ये नया है अपने लिए, यहाँ से नया इंटरव्यू चालू हो रहा है, तो that's why interview went well. I would say interview went well for me, and I got the marks as I expected, I would say. ग्रेट, ग्रेट। तन्मय, आपको तीसरे अटेम्प्ट में सफलता मिली। बहुत सारे लोग अगले साल पहला अटेम्प्ट देंगे, कई लोगों ने इस बार ही पहला दिया होगा, कई कई लोग कई बार दे रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स, मेंस या किसी स्टेज पे अटक जाते हैं। आपने जैसे बताया कि not having a plan B worked well for you because you were so focused for UPSC only. Had there been a plan B, probably you would have gotten complacent or maybe a little less focused. तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी में आते हैं, क्या हैविंग अ प्लान बी इज अ गुड आइडिया, और मे बी जॉब के साथ अगर कोई लोग हैं तो क्या उनको छोड़ देना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कितना टाइम इसको एकदम सिर्फ यूपीएससी को देना है और उसके बाद साथ साथ कुछ और करके मैनेज करना चाहिए? If you were to sort of recommend it to your younger self, what would that be? One thing I realized during my preparation is that कि आपको अपनी प्रिपरेशन को पर्सनलाइज करना बहुत जरूरी है। जनरली होता क्या है कि मैंने बहुत लोग देखे हैं जो दूसरों को देख के सोचते हैं कि अगर ये उसने किया है तो हाँ मुझे भी ऐसा करना चाहिए और मुझे फायदा मिलेगा इससे। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पर्सनलाइज करिए अपने प्रिपरेशन को, आपको जितना कंफर्टेबल लगता है। अगर आपको 4 घंटे पढ़ना कंफर्टेबल लगता है, आप 4 घंटे पढ़िए। 4 घंटे में आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, आप 4 घंटे कीजिए। आपको 18 घंटे लगता है, आप 18 घंटे भी पढ़ सकते हैं। और प्लान बी से रिलेटेड ऐसा है कि इट डिपेंड्स ऑन द फैमिली सिचुएशन ऑल्सो। सिंस माई फैमिली सिचुएशन वॉज गुड एंड बहुत जरूरी नहीं था कि जॉब हो ही, दैट्स व्हाई दैट वर्क फॉर मी। अदरवाइज समटाइम्स इट हैपेंस दैट फैमिली सिचुएशन कुछ लोगों की इतनी अच्छी नहीं होती है और उनको जॉब करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट आई रिकमेंड कि पर्सनलाइज अपनी सिचुएशन को करिए, क्योंकि खुद से ज्यादा आप अच्छा आप खुद को नहीं एनालाइज कर सकता कोई। अगर आप जाओगे किसी और को कि मेरी सिचुएशन को एनालाइज करो, तो वो आपसे बेटर एनालाइज बिल्कुल नहीं कर सकता। सो आई वुड रिकमेंड कि आप पर्सनलाइज करिए, आप एनालाइज करिए कि आपकी क्या पोजीशन है, आपको एक जॉब की जरूरत है कि नहीं है, कि आप केवल यूपीएससी को देके प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप भटकेंगे तो नहीं, आप डेडिकेटेडली जितना भी आप प्रोडक्टिव पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे कि नहीं। तो ये आई थिंक अगर एक एस्पिरेंट समझेगा तो वो खुद ही समझ जाएगा कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है या मुझे एक जॉब चाहिए कि नहीं। ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। Right, right. Rightly said. Every case is unique in itself, and personalization is the key. You are the best judge of yourself. एक लास्ट क्वेश्चन, तैयारी के दौरान बहुत सारे हाइज एंड लोज आए होंगे। आपकी फैमिली में काफी हद तक मोटिवेशन आपको अपनी सिस्टर से मिला, वहां से आप इंस्पायर हुए, तैयारी भी शुरू करी। तो एक तो आई थिंक कांस्टेंट सपोर्ट सिस्टर का रहा होगा इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन। तो मेरा सवाल ये है कि एक मेंटर का होना लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है? सिस्टर के अलावा क्या और भी लोग थे जो आपको कॉन्स्टेंटली मेंटर कर रहे थे, जो सपोर्ट कर रहे थे इमोशनल लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे, पर्सनल लेवल पे? एंड उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है एक मेंटर का एक एस्पिरेंट की तैयारी में, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम हो या नॉन गवर्नमेंट एग्जाम हो? आई थिंक सिंस ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, कनेक्शंस बहुत जरूरी हैं। इंटरेक्शन अगर आपकी नहीं होगी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, बिफोर प्रिपरेशन और आफ्टर प्रिपरेशन, it would be very detrimental for you.
सो कंटिन्यूसली सिस्टर का सपोर्ट था, मदर फादर का सपोर्ट था, फ्रेंड्स से मैं वेरी वेल कनेक्टेड था पूरी प्रिपरेशन के दौरान। दे हर स्टेज पे उनको पता था कि इसका प्रिपरेशन किस लेवल पे है। सो आई थिंक कि कनेक्शंस बहुत जरूरी है। अब मेरा कोई पर्सनली एक मेंटर नहीं था जनरली, एकेडमिक अगर बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो, बट यही था कि मैं कनेक्टेड जरूर था जितने लोगों से मैं शुरू से कनेक्टेड था, इवन कॉलेज टाइम से बिफोर यूपीएससी प्रिपरेशन, उनसे मैंने कोशिश करी कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी कनेक्टेड हूँ, बिकॉज देयर वाज अ लो पॉइंट व्हेन आई कुडंट क्लियर द प्रीलिम्स इन 2020, so that was a low point for me. At that time I was very well connected with my friends, my family, so that helped me, that really helped me, that gave me motivation, that there are people who believe in me that I could clear UPSC even after a failure. So that's why I think connections are very important. You have to be connected with the society, your closed ones, or whatever close group you have, you should be connected with them. Right. So with this, I would sort of want to close this session. Thank you so much, Tanmay, for sharing your journey, sharing your background details, and your entire strategy in detail with us for our viewers. Thank you for sparing time today. Once again, on behalf of Sleepy Classes and all our viewers, I wholeheartedly congratulate you on your success and wish you all the very best for all your future endeavors, future work. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, It Tanmay. was Thank really you. great to talk with the Sleepy team, because Sleepy Classes team is one of the major reason I could clear the UPSC exam this year. So thank you so much. Great, great. Thank you so much. All the best to you, Tanmay. Thank Take you. care.